Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is doses of ECP is इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की डोज कितनी होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वह कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है जो कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस के होने के बाद 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है ताकि कंसेप्शन ना हो पाए, प्रेगनेंसी ना हो पाए। अब आपको इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की डोज बतानी है। Options are 1.5 mg 1 tablet or 0.75 mg 2 tablets. Option B 2.5 mg 1 tablet or 0.25 mg 2 tablets. Option C 1.5 mg 1 tablet or 0.5 mg 2 tablets. Option D 2.0 mg 1 tablet or 1.5 mg 2 tablets. बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साल्ट कौन सा होता है तो आप बताएंगे लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। लेवोनॉर्जेस्ट्रिल ये सॉल्ट होता है और इसकी अगर डोज की बात की जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में इस्तेमाल किया जाने वाला सॉल्ट है और इसकी या तो 1.5 mg की एक टैबलेट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है या फिर 72 आवर्स के अंदर ही 0.75 mg की 2 टैबलेट्स लेनी होती हैं। Next question is tuberculin test is based on टीबी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है वो किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। टाइप 1, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2। The right answer is option B type 4 hypersensitivity। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम डिलेड रिएक्शन या लेट रिएक्शन के रूप में भी जानते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मोस्टली टी लिम्फोसाइट्स के कारण होती है या यूं कहें कि हमारी बॉडी की सेल्यूलर इम्यूनिटी के कारण डेवलप होती है। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जिसे आप मॉन्टेक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इस टेस्ट को इस टेस्ट के पीपीटी को एडमिनिस्टर करने के बाद बॉडी द्वारा 48 से 72 घंटे में रिएक्शन शो की जाती है और ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन। इनमें से किस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। The right answer is option C पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन। आइए इसके बारे में क्विकली रिवाइज कर लें। पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन को आप हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन भी कह सकते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली इस कंडीशन में? ये किसी पर्सन की ईसोफेगस है, ये स्टमक है और यहां से ड्यूडेनम का स्टार्टिंग हो रहा है। जिस जगह से स्टमक और ड्यूडेनम आपस में जुड़ते हैं उस जगह पर लोअर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की मसल्स का साइज यदि नॉर्मल से ज्यादा हो जाए
यानी कि उसमें हाइपरट्रॉपी हो जाए, तो इस वजह से यहाँ जो रास्ता है जिससे फूड आगे ड्यूडेनम में शिफ्ट होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, स्टमक और ड्यूडेनम जिस जगह पर जुड़ते हैं वहां पर एक गेट पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। अगर किसी वजह से पाइलोरिक स्फिंक्टर का साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो इस जगह पर जो ओपनिंग मौजूद है ये परमानेंटली क्लोज्ड हो जाएगी और अब जो फूड है स्टमक से ड्यूडेनम में नहीं जा पाएगा, और इस कंडीशन को ही हम हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस या पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन के होने पर स्टमक के अंदर बच्चे द्वारा फीड करने पर सारा फूड कंटेंट इकट्ठा होता रहेगा और फूड आगे नहीं जा पा रहा है। इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा और एक लिमिट के बाद प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि बच्चा बहुत तेज वॉमिटिंग करेगा, और ये वॉमिटिंग 2 से 4 फीट तक की दूरी तक ट्रेवल कर सकती है, इतनी दूर तक जा सकती है। और इस टाइप की वॉमिटिंग को हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है फोर्सफुल वॉमिटिंग जिसमें वॉमिटिंग 3 से 4 फीट तक दूर जा सकती है, और ये हाई एब्डोमिनल प्रेशर के कारण होता है। और ये स्पेसिफिक साइन है जो कि आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस डिजीज से ऑलिव शेप मास एट राइट अपर क्वाड्रेंट देखने को मिलता है। इससे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जब आप बच्चे के एब्डोमेन एरिया का राइट क्वाड्रेंट का पाल्पेशन करते हैं तो वहां पर आपको एक ऑलिव के आकार की गांठ जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन को होने को बताती है। इसके अलावा यहाँ से इस डिजीज को ठीक करने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पाइलोरोमायोटोमी नाम की सर्जरी इस जगह की जाती है, और इस सर्जरी से यहाँ का जो नैरोइंग हुई थी ओपनिंग की, इसे वापस ठीक कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये ड्यूडेनम का हिस्सा है, स्टमक का हिस्सा है, यहाँ के मसल्स का साइज जो है बढ़ गया था। अब जब ये सर्जरी की जाएगी पाइलोरोमायोटोमी, तो इस सर्जरी के द्वारा क्या किया जाएगा, इस जगह पर ये जो एक्सेस ग्रोथ हुई है मसल की, इसे सर्जरी द्वारा हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और ऐसा होते ही वापस ये जो ट्रैक है ओपन हो जाएगा। अब फूड पार्टिकल यहाँ से आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाएंगे और बच्चे को हो रही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, any human or animal which provides a favorable environment for the growth and multiplication of infectious agent called। किसी भी ह्यूमन या एनिमल में किसी इंफेक्शियस एजेंट की ग्रोथ के लिए अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट मौजूद है तो इसे आप क्या कहेंगे? यस, इट इज कॉल्ड ससेप्टिबल होस्ट। यानी ऐसा कोई भी ह्यूमन या एनिमल जिसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर आसानी से अपनी संख्या बढ़ा सकता है, उसमें डिजीज कॉज कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस दे रहा है, तो ये ससेप्टिबल होस्ट के रूप में जाना जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, any human or animal which provides favorable environment for growth and multiplication of infectious agent called susceptible host। susceptible host। Next question is, in following which communicable disease is also known as German measles? इनमें से किसे जर्मन मीजल्स डिजीज के रूप में जाना जाता है? पर्टुसिस, डिप्थीरिया, मम्स, रूबेला। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। रूबेला कंडीशन को हम जर्मन मीजल्स के रूप में जानते हैं।
और रूबियोला का मतलब होता है मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ यूरिन सैंपल is done for detection of। यूरिन सैंपल में किसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल साल्ट, एसीटोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लूकोज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूरिन टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है शुगर की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। यूरिन में शुगर कंटेंट है या नहीं या कितना है, इस चीज को पता करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रोथेरास टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो क्या बताएंगे आप? रोथेरास टेस्ट। रोथेरास टेस्ट जो है एसीटोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाया जाता है। एसीटोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए रोथेरास टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा थर्ड टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है हेज टेस्ट। हेज टेस्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे बाइल साल्ट की प्रेजेंस को पता करने के लिए। बाइल साल्ट्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हे टेस्ट करवाया जाता है। और आखिरी में आपसे पूछा जा सकता है स्मिथ्स टेस्ट। स्मिथ्स टेस्ट ये किसके लिए किया जाता है? यस, आप बिल्कुल सही हैं, बाइल पिगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो याद रखिएगा यूरिन में शुगर है या नहीं इसे आइडेंटिफाई करना है तो बेनेडिक्ट टेस्ट करवाया जाएगा। एसीटोन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए रोथेरास टेस्ट करवाया जाएगा। बाइल साल्ट की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हे टेस्ट किया जाएगा। और बाइल पिगमेंट की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्मिथ्स टेस्ट करवाया जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can cause mitral regurgitation? इनमें से किस कंडीशन की वजह से मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है? ट्यूमर, बैक्टीरियल वेजिटेशन, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस, एथेरोस्क्लेरोसिस। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम समझेंगे कि मिट्रल रीगर्जिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है और ये इसके 4 चैम्बर्स हैं। अब यहाँ पर मिट्रल रिगर्जिटेशन की बात की जा रही है तो हम इस वाले एरिया पर फोकस करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पर फोकस करेंगे। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में अपर वाला चैम्बर लेफ्ट एट्रियम के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम बाईकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इसे हम बाईकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए किसी वजह से
पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हमारे जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया है लंग्स से, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहाँ से ब्लड आगे एरोटा के अंदर जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अब मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आगे की तरफ पूरा ना जाकर इस ब्लड का कुछ हिस्सा वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने लगे, तो क्या होगा? यस, यही कंडीशन मिट्रल रीगर्जिटेशन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये जो रीगर्जिटेशन शब्द लिखा गया है, इसका नॉर्मल मतलब होता है बैकफ्लो। किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का वापस से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना मिट्रल रीगर्जिटेशन कहलाता है। ये क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि जब आपका जो अपर राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के समय ये वाल्व ओपन रहते हैं और यहाँ से ये सारा ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाता है और ब्लड यहाँ से आगे एरोटा में चला जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होते समय ये बाइकस्पिड वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाए, ये थोड़ा बहुत खुला रह जाए, तो प्रेशर के कारण जो ब्लड है इसका कुछ हिस्सा वापस लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करेगा, ऊपर वाले चैम्बर की तरफ मूव करेगा। यही कंडीशन मिट्रल रिगर्जिटेशन कहलाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किस कारण की वजह से जो हमारा मिट्रल वाल्व है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर यानी लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। क्या ये ट्यूमर के कारण है, बैक्टीरियल वेजिटेशन के कारण है, लेफ्ट आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस के कारण है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियल वेजिटेशन। बैक्टीरियल वेजिटेशन का मतलब होता है किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाना। अगर मान लीजिए हमारे हार्ट के बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर खूब सारे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाएं और इनकी ग्रोथ के कारण जो वाल्व है अटक जाए, जकड़ जाए, अपनी पूरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस नहीं कर पाए, ओपन और क्लोज नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से जो ब्लड है उसका बैकफ्लो होने लगेगा, मिट्रल रीगर्जिटेशन होने लगेगा। एक बार फिर से समझिएगा, अगर हमारे हार्ट के बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए तो इसकी वजह से ये वाल्व बंद और क्लोज नहीं हो पाएंगे। यही कंडीशन मिट्रल रिगर्जिटेशन कहलाता है। आपने घरों में देखा होगा, घर के जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, इन पर यदि जंग लग जाए तो ये पूरी तरह से ओपन क्लोज नहीं हो पाते। उसी प्रकार से याद रखिएगा, वाल्व के ऊपर जंग लग गया है यानी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहे हैं और ब्लड का बैकफ्लो हो रहा है। यहाँ पर बैक्टीरियल वेजिटेशन तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज माना जाता है। इसके अलावा मिट्रल रिगर्जिटेशन होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि कंजेनाइटल एनोमली ऑफ वाल्व, यानी जन्म के समय से ही जो वाल्व है वो प्रॉपरली बने ना हो, जिसके कारण प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हो रही है। या फिर हो सकता है मार्फन डिजीज कंडीशन हो, या फिर हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन हो, या फिर इस्चेमिक डैमेज टू कॉर्डे टेंडेनी हो, या फिर रियूमेटिक वॉल्वाइटिस कंडीशन हो। इन पांचों कंडीशन के होने पर भी मिट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, carriers of Japanese encephalitis virus are
इनमें से जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस का कैरियर किसे माना जाता है? रैट्स एंड अदर रोडेंट्स, डोमेस्टिक पिग्स एंड वाइल्ड बर्ड्स, sheep and goats, dogs and jackals. कैरियर का मतलब होता है वाहक, यानी ऐसा कोई पर्सन जिसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है लेकिन साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, बट इस डिजीज का ट्रांसमिशन कर सकता है, कैरियर कहलाता है। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस का कैरियर डोमेस्टिक पिग और वाइल्ड बर्ड्स को माना जाता है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस डिजीज कंडीशन जो है फ्लेवी वायरस के कारण फैलती है। फ्लेवी वायरस, और इस वायरस का ट्रांसमिशन एनिमल से ह्यूमन में मॉस्किटो बाइट के कारण होता है। मॉस्किटो बाइट, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ये डिजीज कंडीशन मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। और अगर इसके कैरियर की बात की जाए तो डोमेस्टिक पिग और वाइल्ड बर्ड्स इसके मेन कैरियर माने जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, following are the first line medications for TB except, इनमें से टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आने वाली फर्स्ट लाइन मेडिसिन कौन सी नहीं है? इथाम्ब्यूटोल, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजेड, साइक्लोसेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर साइक्लोसेरिन ड्रग टीबी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि टीबी डिजीज के ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं उसे आप RIPS इस ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं। जैसे कि R का हो गया रिफेम्पिसिन, I का मतलब हो गया आइसोनियाजेड, P का मतलब हो गया पायरेजिनेमाइड, E का मतलब हो गया इथाम्ब्यूटोल और S का मतलब हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सभी ड्रग्स टीबी की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। इसके अलावा अगर सेकेंड लाइन ड्रग की बात की जाए तो इसमें फ्लोरोक्विनोल्स, ऑफ्लॉक्सेसिन, लेवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें, फ्लोरोक्विनोल्स, ऑफ्लॉक्सेसिन, लेवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। Next question is, deficiency of vitamin D in children may cause, बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे कौन सा कंडीशन हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, पेलेग्रा, बेरीबेरी। The right answer is option B, rickets। हमारी बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मौजूद है तो ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कैल्शियम अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तो इससे हमारी बोन्स मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स में ही जाकर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हड्डियों को मजबूत करना है तो ज्यादा कैल्शियम चाहिए, और ज्यादा कैल्शियम चाहिए तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होगा, तो विटामिन डी हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। विटामिन डी को आप सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के समय जब सन एक्सपोजर लिया जाता है, सूरज की रोशनी में जाया जाता है, तो सूरज की किरणों के द्वारा हमारे स्किन के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाकर विटामिन डी का सिंथेसिस करवाया जाता है, इसलिए हम इसे सनशाइन विटामिन का नाम देते हैं। अगर किसी अडल्ट पर्सन के अंदर और विटामिन डी की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं,
या फिर इसे कई बार मिल्कमैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। वहीं अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो तो इस कंडीशन को रिकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the supply to the heart interrupted more than 6 minutes, it may cause। अगर किसी पर्सन के हार्ट तक 6 मिनट तक लगातार ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचे तो इससे कौन सी कंडीशन हो सकती है? रिवर्सिबल एमआई, कार्डियक अरेस्ट, इरिवर्सिबल एमआई, हार्ट कार्डियक ब्लॉक। हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई पहुंचाती है और इन कोरोनरी आर्टरी में यदि किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए या स्पाज्म आ जाए तो ये ब्लड वेसल्स हार्ट की मायोकार्डियम लेयर तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाएंगी और ब्लड सप्लाई के नहीं पहुंचने से वहां की सेल्स डेथ होने लगेंगी। इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर ये ब्लड सप्लाई 6 मिनट तक या इससे ज्यादा रुकी रहे तो इसकी वजह से इरिवर्सिबल एमआई हो जाएगा, यानी हमारे हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी और फिर इन्हें हम ठीक नहीं कर पाएंगे और यही कंडीशन हार्ट अटैक के नाम से जानी जाती है और इससे पर्सन की डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in tubectomy which body part removed? ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर में कौन सा पार्ट रिमूव किया जाता है? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर। The right answer is option B, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है और ये फीमेल परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड के रूप में जाना जाता है। आइए इन मेथड्स के बारे में ब्रीफली रिवाइज करें। फैमिली प्लानिंग के परमानेंट मेथड की बात की जाए तो इसे टर्मिनल मेथड या स्टरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। मेल के अंदर परमानेंट मेथड होता है वैसेक्टोमी और फीमेल्स के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी। फीमेल मेथड के अंदर ट्यूबेक्टोमी की यदि बात की जाए तो ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर फैलोपियन ट्यूब में कट लगाकर परफॉर्म किया जाता है। ओवरीज के द्वारा रिलीज किया गया एग फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो परमानेंट स्टरलाइजेशन करवाने के लिए हम फैलोपियन ट्यूब के एक हिस्से को कट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, ताकि स्पर्म ओवम तक ना पहुंच सके और ओवम यूट्रस तक ना पहुंच पाए। ऐसा करने से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कंसेप्शन होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्यूबेक्टोमी की एक्चुअल साइट कौन सी होती है तो आप बता सकते हैं फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस पार्ट। फैलोपियन ट्यूब का जो सेकंड पोर्शन होता है इस्थमस पार्ट, वहां पर ये कट लगाया जाता है। ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि वुमेन मैरिड होनी चाहिए, वुमेन का एक बच्चा होना चाहिए जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए और ट्यूबेक्टोमी कराने का जो डिसीजन होता है वुमेन द्वारा खुद लिया जाता है। अगर वुमेन किस मानसिक रूप से बीमार है यानी मेंटली इल है तो ये डिसीजन साइकाइट्रिस्ट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल के अंदर होने वाले मेथड वैसेक्टोमी की। वैसेक्टोमी को कई बार नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस के अंदर मेल में मौजूद वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स जो है बाहर की तरफ इजैक्यूलेट नहीं हो पाए। अगर सेक्सुअल एक्ट के बाद
स्पर्म्स इजैक्यूलेट नहीं हो पाएंगे तो किसी भी प्रकार से प्रेगनेंसी या कंसेप्शन होने की संभावना नहीं होगी। वैसेक्टोमी प्रोसीजर ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है और इसे लोकल एनेस्थीसिया देकर परफॉर्म किया जाता है। वैसेक्टोमी प्रोसीजर करने के दौरान टेस्टिस एरिया के अंदर, स्क्रोटम एरिया के अंदर 1 सेंटीमीटर लंबा कट लगाया जाता है और फिर वॉस डिफरेंस को बाहर निकाल कर उसे कट करके लाइगेट कर देते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं उनका इजैक्यूलेशन नहीं हो पाए। इस प्रोसेस को करने के बाद 1 से 2 स्टिचेस लगाए जाते हैं और ये स्टिचेस 5 दिनों के बाद रिमूव किए जाते हैं। वैसेक्टोमी मोस्टली 22 से 60 इयर्स ओल्ड पर्सन्स में की जाती है। कई बार इस प्रोसेस के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्क्रोटल एडिमा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन है, हाइड्रोसील है। ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस ऑपरेशन के बाद पर्सन को हम स्क्रोटल एरिया में टी बैंडेज का इस्तेमाल करने का सजेशन देते हैं ताकि स्क्रोटल एडिमा जैसी कंडीशन नहीं हो, और इसके बाद 15 दिनों तक पर्सन को साइक्लिंग करने से मना किया जाता है और हैवी वेट अपलिफ्ट करने के लिए मना किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि वैसेक्टोमी होने के तुरंत बाद स्टरलाइजेशन का इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए पर्सन को हम 90 डेज तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना करते हैं, या फिर 3 मंथ्स के लिए 90 डेज या 3 मंथ्स के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 30 इजैक्यूलेशन तक पर्सन को प्रोटेक्शन यूज करना है। उसके बाद जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यहां से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच मेडिसिन? इनमें से किस मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है? टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स, क्लोरामफेनिकोल। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्लोरामफेनिकोल नामक मेडिसिन से ग्रे बेबी सिंड्रोम कंडीशन हो सकती है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में क्लोरामफेनिकोल ड्रग का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसके अंदर सर्कुलेटरी कोलैप्स जैसी कंडीशन होने लगेगी। यही ग्रे बेबी सिंड्रोम कहलाता है। अदर सिम्टम्स की बात की जाए तो बच्चे का पूरा शरीर ग्रे कलर का हो जाएगा, एशेस ग्रे कलर का हो जाएगा। बच्चे में एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेजेस? लेबर को हम कितनी स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? 2, 1, 4, 5। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। लेबर को हम टोटल 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आइए इनके बारे में क्विकली रिवाइज कर लें। लेबर की फर्स्ट स्टेज की शुरुआत जैसे ही वुमेन को ट्रू लेबर पेन होने लगता है वहां से हो जाती है, और सर्विक्स के फुल डायलेट होने तक ये स्टेज मानी जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे ही वुमेन को ट्रू लेबर पेन होना शुरू हुआ वहां से लेकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक ये स्टेज देखने को मिलती है और फर्स्ट स्टेज कहलाती है। प्रीमी ग्रेविडा मदर हो या मल्टीपैरा वुमेन हो, इन दोनों में इसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। यहां पर आप लिख लीजिएगा,
प्रीमीपेरा, और यहां पर आप लिख लीजिएगा मल्टीपेरा। इनकी ड्यूरेशन को भी हम साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। यस, अगर प्रीमी पैरा वुमेन की बात की जाए तो लेबर की जो पहली स्टेज है वो 12 से लेकर 16 घंटे के बीच की होती है, जबकि मल्टी पैरा यानी जो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है या इससे आगे प्रेग्नेंट हुई है तो उसके अंदर ये ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे की होती है। और इस स्टेज को ही हम सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। ये फुल सर्वाइकल डायलेशन होने के बाद से शुरू होती है और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है ये स्टेज कंप्लीट मान ली जाती है। इस स्टेज की टोटल ड्यूरेशन प्रीमी पैरा में 2 से 3 घंटे की होती है, जबकि मल्टी पैरा के अंदर 30 मिनट्स के आसपास, 30 टू 40 मिनट्स के आसपास होती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात की जाए तो ये स्टेज जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है वहां से शुरू होती है और प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी होने पर खत्म हो जाती है। इस स्टेज की ड्यूरेशन चाहे प्रीमी पैरा हो या मल्टी पैरा हो, दोनों ही के अंदर 15 से 20 मिनट के बीच में मानी जाती है। 15 टू 20 मिनट्स इन बोथ। लास्ट हमारी जो स्टेज होती है फोर्थ स्टेज, इसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज के रूप में मानते हैं और इसके अंदर वुमेन के ऑर्गन्स रिकवरी पोजीशन में आने लगते हैं यानी नॉर्मल होने लगते हैं। इसकी स्टेज जो है 1 से 4 घंटे के बीच में मानी जाती है। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। लेबर की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। डिलीवरी को हम टोटल 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज जो है इसे हम सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ट्रू लेबर पेन होने से लेकर सर्विक्स के कुल 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक होती है। प्रीमी पैरा वुमेन में 12 से 16 घंटे इसकी समय अवधि होती है, जबकि मल्टी पैरा वुमेन में ये 6 से 8 घंटे की होती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने से लेकर बच्चे की डिलीवरी होने तक के बीच मानी जाती है। प्रीमी पैरा को इसमें 2 से 3 घंटे का समय लगता है, जबकि मल्टी पैरा में 30 से 40 मिनट्स होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत बच्चे की डिलीवरी से लेकर होती है और प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन के डिलीवर होते ही ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है। चाहे प्रीमी हो या मल्टी हो, दोनों ही वुमेन्स में 15 से 20 मिनट तक की इस स्टेज को माना जाता है। और फाइनल जो फोर्थ स्टेज है उसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं और ये 1 से 4 घंटे तक की समय अवधि वाली स्टेज मानी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a chemical disinfectant which act by plasma membrane damage। इनमें से कौन सा केमिकल डिसइंफेक्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करता है? क्लोरीन, फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फिनॉल। यहां पर एक वर्ड है डिस प्लस इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी केमिकल जो कि इन्फेक्शन को खत्म कर रहा है, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। इन्फेक्शन को डिस करने वाला सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। और यहाँ पर हम जिस फिनॉल नाम के डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर उसे डैमेज करने लगता है, उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है और सेल मेम्ब्रेन के डिस्ट्रॉय होने के कारण
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सरवाइव नहीं कर पाता और किल हो जाता है। तो याद रखिएगा, फिनॉल नाम का जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट है उसके द्वारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया जाता है और इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। इस प्रकार से ये अपना एक्शन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज चाइल्ड कैन प्रोड्यूस बाइसेलेब्स लाइक मामा, बाबा, एक्सेट्रा? किस उम्र का होने पर बच्चा मामा, बाबा जैसे बाइसेलेब वर्ड्स बोल सकता है? 6 मंथ्स पर, 12 मंथ्स पर, 9 मंथ्स पर, 4 मंथ्स पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 9 मंथ्स पर। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जब बच्चे की उम्र 6 महीने की हो जाती है तो उसके द्वारा मोनो स्लाइव वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे कि माँ, दा, पा आदि। यानी बिना किसी एग्जैक्ट मीनिंग के 6 महीने के बच्चे के होने के बाद उसके द्वारा मोनोसेलेब्स प्रोनाउंस किए जाने लगते हैं, माँ, दा, पा, ये सब चीजें। और जब बच्चे की उम्र 9 महीने की हो जाती है तो उसके द्वारा बाई सेलेब्स बोलने जाने लगते हैं, जैसे कि मामा, बाबा, काका। इस तरह से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज most common type of hallucinations seen in Alzheimer's disease or dementia? Alzheimer's या डिमेंशिया डिजीज में कौन सा हेल्यूसिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विजुअल हेल्यूसिनेशन। याद रखिएगा, जिन लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है उन्हें ऐसी कुछ चीजें या ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगते हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं। रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई की एब्सेंस में भी उन्हें परसीव करना, देखना विजुअल हेल्यूसिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज any human, animal, inanimate object upon which infectious agent lives called? चाहे कोई ह्यूमन हो, एनिमल हो या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो यानी निर्जीव वस्तु हो, उस पर यदि कोई इंफेक्शन कॉज करने वाला एजेंट रहता है तो इसे आप क्या कहेंगे? Any human, animal or inanimate object upon which infectious agent lives is known as reservoir. इसे हम रिजर्वेयर के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, एनिमल या ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इंफेक्शन कॉज करने वाला एजेंट रहता है, रिजर्वेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following a liver biopsy, the highest priority assessment of patient's condition is to check for. लीवर बायोप्सी प्रोसेस के बाद सबसे ज्यादा जरूरी असेसमेंट कौन सा है? पल्मोनरी एडिमा, अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, हैमरेज, पेन? The right answer is option C, hemorrhage. लीवर बायोप्सी होने के बाद पेशेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। इस वजह से
ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, हेमरेज तो नहीं हो रहा, इस चीज का असेसमेंट करना सबसे जरूरी माना जाएगा। आइए लीवर बायोप्सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आप अगर किसी क्लाइंट के लीवर सेल की स्टडी करना चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन तो नहीं, तो इसके लिए पेशेंट की बॉडी में एक निडल इंसर्ट करके लीवर की लीवर टिश्यूज का एक टुकड़ा निकालना लीवर बायोप्सी कहलाता है। देखिएगा, बॉडी के अंदर निडल को इंसर्ट करके किसी पर्टिकुलर एरिया से टिश्यू का सैंपल लेना बायोप्सी कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें लीवर बायोप्सी नहीं की जा सकती, तो आप बता सकते हैं अगर किसी क्लाइंट में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से कम है, यानी पर्सन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन है, तो आप उसमें लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते। इसके अलावा पर्सन को यदि पेरिटोनाइटिस कंडीशन है, यानी पेरिटोनियम लेयर में इंफेक्शन इन्फ्लामेशन है, लंग्स के बेस में किसी प्रकार का इंफेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, या फिर उसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम जैसी कंडीशन है, तो वहां पर आप लीवर बायोप्सी नहीं कर सकते। लीवर बायोप्सी प्रोसेस के अंदर हम निडल को बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले हमें कंसेंट साइन करवाना होता है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। लीवर बायोप्सी जब भी की जाती है, पेशेंट को हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है, और उसका जो राइट हैंड है उसे बिहाइंड द हेड रखा जाता है। पेशेंट को बाईं करवट पर सुलाएंगे ताकि जो लीवर है वो ऊपर की तरफ आ जाए, और पेशेंट का जो राइट हैंड है उसे हेड के पीछे रखेंगे ताकि लीवर वाले एरिया में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, हम इजीली वहां से निडल इंसर्ट करके सैंपल ले सके। लीवर बायोप्सी प्रोसेस हमेशा स्टेराइल टेक्निक द्वारा किया जाता है, और निडल इंसर्ट करने से पहले आपको साइट को बीटाडीन या 70% अल्कोहल द्वारा क्लीन करनी होती है। इस प्रोसेस की शुरुआत में लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करके 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस में आप निडल इंसर्ट करके सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।